लिंकन राइम न्यूयॉर्क का सबसे बेहतरीन और मशहूर फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। कुछ सालों पहले एक सबवे टनल में एक पुलिस वाले की हत्या की जांच के दौरान एक भारी बीम उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। अब वो सिर्फ अपना सिर और बाएं हाथ की एक उंगली ही हिला डुला सकता था। उस दर्दनाक घटना के सालों बाद भी लिंकन उसी अवस्था में पड़ा था और आज भी उसे उस एक्सीडेंट के डरावने सपने आते थे। उधर एयरपोर्ट के बाहर एलन रूबिन और उसकी पत्नी अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे। वे एक देर रात की फ्लाइट से वापस लौटे थे और काफी थके हुए थे। एलन एक काफी अमीर और मशहूर इंसान था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उनका ड्राइवर नहीं आया तो वे दोनों एयरपोर्ट के बाहर खड़ी एक टैक्सी में बैठ गए। थकावट के कारण टैक्सी में बैठते ही दोनों की आंखें लग गईं। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी की आंखें खुली तो उसको एहसास हुआ कि टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। चारों तरफ बिल्कुल सुनसान और वीरान इलाका था। उसने घबराकर एलन को जगाया। एलन ने गुस्से में ड्राइवर से पूछा कि वो उन्हें कहां लेकर जा रहा है, लेकिन ड्राइवर ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पहले से कार के दरवाजे लॉक कर दिए थे। एलन और उसकी पत्नी बुरी तरह डर गए और खिड़कियां पीटते हुए चिल्लाने लगे, हमें बाहर निकालो, कार रोको। लेकिन वो खामोश टैक्सी को एक सुनसान और अंधेरे इलाके की तरफ भगा ले गया। लिंकन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी देखभाल करने वाली नर्स थेल्मा और मेडिकल टेक्नीशियन रिचर्ड उसका रूटीन चेकअप कर रहे थे। तभी वहां डॉक्टर बैरी आ गया। अकेले में लिंकन ने डॉक्टर बैरी से हमेशा की तरह इस बार भी अपनी इच्छा मृत्यु में मदद करने की जिद की। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो डॉक्टर, तो मैं खुद ही इसका कोई रास्ता निकालूंगा। दरअसल लिंकन लगातार आ रहे दौरे और अपनी मेडिकल कंडीशन से इतना तंग आ चुका था कि उसने जीने की आस छोड़ दी थी। डॉक्टर ने उसे उम्मीद न हारने को कहा, लेकिन लिंकन का कहना था कि वो जल्द ही एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा और वो एक जिंदा लाश बनकर नहीं जीना चाहता। लिंकन की जिद के आगे हार मानकर डॉक्टर बेरी ने उसकी इच्छा मृत्यु में मदद करने के लिए हामी भर दी। उसने बताया कि वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन रविवार को लौटकर वो इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। कमरे के बाहर खड़ी नर्स थेल्मा ये सारी बातें सुन रही थी, जो लिंकन और डॉक्टर के उस फैसले से बेहद निराश थी। दूसरी तरफ अमीलिया नाम की एक पुलिस ऑफिसर थी। ड्यूटी के दौरान अमीलिया के रेडियो पर एक कॉल आई कि रेलवे ट्रैक के पास कुछ अजीब सी चीज मिली है। वो तुरंत वहां पहुंची और देखा कि वहां रेलवे ट्रैक के पास एक आदमी की लाश दबी हुई थी, जिसका पूरा शरीर जमीन के अंदर गड़ा था और सिर्फ एक हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ था। उस हाथ की एक उंगली को पूरी तरह से छीलकर उस पर किसी औरत की अंगूठी पहनाई गई थी। वहीं ट्रैक के बीचों बीच कुछ और सबूत भी पड़े थे, जैसे एक पुराना लोहे का नट, एक अखबार का टुकड़ा, एक किताब का फटा हुआ पन्ना और एक मुट्ठी रेत। तभी अमीलिया ने देखा कि सामने से एक ट्रेन तेजी से आ रही है। अगर वो ट्रेन वहां से गुजरती है तो सारे सबूत हमेशा के लिए मिट जाते। अपनी जान की परवाह किए बिना अमीलिया सीधा ट्रेन के सामने खड़ी हो गई और ड्राइवर को ट्रेन रोकने का इशारा करने लगी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन रोक दी। तभी वहां बारिश शुरू हो गई और सबूतों के आसपास पानी गिरने लगा। पानी से सारे सुराग खत्म हो सकते थे, इसलिए उसने फौरन पूरे क्राइम सीन और सबूतों की तस्वीरें खींच लीं। जब थोड़ी देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची तो पता चला कि ये उसी एलन की लाश थी जिसे पिछली रात एयरपोर्ट से टैक्सी वाले ने किडनैप किया था। दूसरी तरफ वो खूंखार कातिल एलन की पत्नी को बंधक बनाकर एक बेहद सुनसान और भयानक जगह पर ले गया। ये जगह एक बहुत पुरानी और अंडरग्राउंड स्टीम पाइपलाइन थी। कातिल ने एलन की पत्नी को वहां एक बड़े से पाइप के ठीक सामने हथकड़ी से बुरी तरह बांध दिया और वहां से चला गया। उधर लिंकन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कंप्यूटर पर चेस खेल रहा था। तभी वहां उसका पुराना साथी और डिटेक्टिव पॉली अपने एक जूनियर सोलोमन के साथ पहुंचा। पॉली ने लिंकन को एलन की बेरहमी से मारे जाने और उसकी पत्नी के किडनैप होने की खबर दी। लिंकन ने जब अपने कमरे में लगे हाईटेक व्यूअर मॉनिटर पर क्राइम सीन से मिले सबूतों की तस्वीर देखी तो पाया कि नट के नीचे दबे अखबार पर लिखे 4 PM पर सर्कल बनाया गया था। इसके अलावा वहां एक किताब का फटा हुआ पन्ना भी था जिस पर 119 लिखा था। इन सुरागों को देखते ही लिंकन ने कड़ियां जोड़नी
शुरू कर दी। आज 9 नवंबर था, यानी 11/9, और अखबार पर लिखे 4 PM का साफ मतलब था कि आज शाम ठीक 4 बजे कुछ होने वाला था। इस पहेली को सुलझाने के लिए उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो क्राइम सीन को बिल्कुल उसी तरह देख सके जैसा वो खुद देखता था। उसने बिना कोई देर किए पॉली से अमीलिया को बुलवाने को कहा, जिसने इतनी समझदारी से ट्रेन रोककर उन सबूतों की तस्वीरें खींची थीं। पॉली के कहने पर अमीलिया लिंकन के घर पहुंची। लिंकन ने बताया कि क्राइम सीन पर वो सुराग जानबूझकर छोड़े गए थे। वो एक तरह का लिंक है जो इस तरफ इशारा करता है कि एलन की पत्नी अभी जिंदा है, जैसे कातिल ठीक 4 बजे मार देगा। पॉली ने घड़ी देखी तो 12:15 बज रहे थे। केस से जुड़े सभी ऑफिसर और फॉरेंसिक टीम लिंकन के घर पहुंच गए और सब लिंकन के निर्देशों पर तेजी से काम करने लगे। लिंकन ने एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले लिंकन ने उस पुराने कागज के टुकड़े के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो करीब 80 से 90 साल पुराना है। फिर बारी आई क्राइम सीन से मिले उस रेत की। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट एडी ने उसे परखा तो उसे उसमें सीप के टुकड़े की चमक दिखाई दी। लिंकन ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और बताया कि 1913 में जब वुलवर्थ बिल्डिंग बन रही थी तब वहां की जमीन भरने के लिए इन्हीं कुचले हुए सीप का इस्तेमाल किया गया था। इससे यह साफ हो गया कि एलन की पत्नी को वुलवर्थ बिल्डिंग के आसपास किसी जगह पर रखा गया है। लिंकन ने अमीलिया और पुलिस टीम को तुरंत उस लोकेशन की तरफ रवाना कर दिया। आखिरी और सबसे अहम सबूत था वो लोहे का नट, जिसके ऊपरी हिस्से पर NSG लिखा था। टीम ने जब डेटाबेस चेक किया तो पता चला कि इसका मतलब नियाग्रा स्टीम जनरेशन है। यह कंपनी 1928 में बिक चुकी थी और इस 6 इंच के लोहे के बोल्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से अंडरग्राउंड भाप की पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता था। लिंकन तुरंत समझ गया कि इन सब का सीधा कनेक्शन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में वॉल एंड नसाउ स्ट्रीट के नीचे बनी एक बहुत पुरानी अंडरग्राउंड स्टीम पाइपलाइन से है। लिंकन बिल्कुल सही था। कातिल ने एलन की पत्नी को वहीं बांध रखा था क्योंकि वो जानता था कि वहां रोज ठीक शाम 4 बजे उस पाइप से खौलती हुई भाप निकलती है। उसने वो पाइप खोलकर उसके सामने एलन की पत्नी को बांध दिया, जिससे भाप निकलते ही एलन की पत्नी जिंदा उबलकर मर जाए। जानकारी मिलते ही अमीलिया भारी पुलिस फोर्स के साथ उस पुरानी और अंधेरी अंडरग्राउंड स्टीम पाइपलाइन के अंदर दाखिल हुई। वक्त तेजी से निकल रहा था और वो लोग अपनी टॉर्च की रोशनी में आसपास मिसेस रूबीन की तलाश कर ही रहे थे कि तभी एक पुरानी दीवार के पीछे अमेलिया को किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। वो तुरंत उस दीवार के पास गई और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। वो जल्द समझ गई कि दीवार के उस पार कोई और नहीं बल्कि एलन की पत्नी ही है। पुलिस टीम ने 4 बजने से पहले ही स्टीम पाइप को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कातिल ने पहले ही वाल्व को तोड़कर उसे रोकने का हर रास्ता बंद कर दिया था। इससे पहले कि वे दीवार तोड़कर कुछ कर पाते, घड़ी में ठीक 4 बज चुके थे। अचानक एक भयानक आवाज हुई और अंदर मौजूद एक बड़े से पाइप से खौलती हुई भाप पूरी ताकत से फूट पड़ी। अंदर से एलन की पत्नी की दर्दनाक चीखें गूंजी और वो उस खौलती हुई भाप में जिंदा उबलकर मर गई। उस स्टीम का फोर्स इतना ज्यादा था कि दीवार की दरारों से होता हुआ वो भयंकर गर्म धुआं सीधा बाहर सड़क तक निकलने लगा। अमीलिया और पुलिस की टीम को बेबसी में पीछे हटना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब टीम ने दीवार तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाया तो लिंकन ने रेडियो पर पॉली से कहा कि सबसे पहले अमीलिया को अंदर भेजा जाए। लिंकन अमीलिया के अंदर छुपी हुई नेचुरल समझ को पहचान चुका था। वो जानता था कि उसमें फॉरेंसिक की एक गॉड गिफ्टेड समझ है और इस क्राइम को उससे बेहतर कोई नहीं सुलझा सकता। जब अमीलिया अकेले उस अंधेरे तहखाने में अंदर गई तो वहां का खौफनाक नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। मिसेस रूबिन उस खौलती हुई भाप में बुरी तरह जलकर मर चुकी थी। यह दर्दनाक मंजर देखकर अमीलिया की हिम्मत जवाब देने लगी और वो बुरी तरह घबरा गई। रेडियो पर लिंकन ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने अमीलिया से कहा कि वो बस अपने काम पर ध्यान दे, अपना कैमरा निकाले और पूरे क्राइम सीन की डिटेल में फोटो खींचने पर फोकस करे। लिंकन की बातों से हिम्मत जुटाकर अमीलिया ने अपना काम शुरू किया।
क्राइम सीन की बारीकी से तलाश लेने पर उसे वहां एक लकड़ी का टुकड़ा, कुछ बाल और खून से सना एक हड्डी का टुकड़ा मिला। ये नए सुराग थे जो कातिल ने उनके लिए जानबूझकर वहां छोड़े थे। अमेलिया ने लिंकन के कहने पर उनकी फोटो ली और उन्हें सबूत के तौर पर इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसके बाद लिंकन ने एक ऐसी मांग कर दी जिसे सुनकर अमेलिया सन्न रह गई। लिंकन ने उसे बताया कि मिसेस रूबीन के हाथों में जो हथकड़ी बंधी है उस पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, इसलिए वो अपने बैग से आरे निकाले और मिसेस रूबीन की कलाइयां काटकर उनके हाथ और हथकड़ी बाहर ले आए। अमेलिया ने बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन एक मरी हुई औरत का हाथ काटना उसके बस की बात नहीं थी। जब लिंकन ने उस पर बार बार हाथ काटने का दबाव डाला तो अमेलिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में अपना हेडसेट निकालकर फेंक दिया और क्राइम सीन को छोड़कर वहां से बाहर निकल आई। उस रात मिसेस रूबीन की दर्दनाक मौत का खौफनाक मंजर देखकर अमेलिया इतनी परेशान थी कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। उधर लिंकन ने जब अमेलिया का रिकॉर्ड चेक किया तो पाया कि अमेलिया के पिता की मौत बुरी तरह जलने से हुई थी और उनकी जली हुई लाश को सबसे पहले अमेलिया ने ही देखा था। ये बात जानकर लिंकन तुरंत समझ गया कि क्राइम सीन का वो खौफनाक मंजर देखकर अमेलिया क्यों टूट गई थी। लिंकन ने अमेलिया को अपने घर बुलाया। जब अमेलिया लिंकन के पास पहुंची तो लिंकन ने उसे समझाया कि उसके अंदर एक बेहतरीन डिटेक्टिव बनने की जन्मजात काबिलियत है। उसने अमेलिया का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उसे अपने पिता के साथ हुए दर्दनाक हादसे के डर से खुद को रोकना नहीं चाहिए और अपने इस टैलेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पुलिस ऑफिसर सोलोमन ने उन्हें बताया कि बीती रात एक टैक्सी ड्राइवर ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को किडनैप कर लिया है। लिंकन समझ गया कि उस खूंखार कातिल ने अपना अगला शिकार चुन लिया है। उधर कातिल ने उस स्टूडेंट को एक सुनसान इमारत में ले जाकर बांध दिया जो कि एक पुराना कसाई खाना था। उधर जब क्राइम सीन से मिले सबूतों की जांच हुई तो पता चला कि वहां मिले बाल और हड्डी किसी इंसान के नहीं थे। हड्डी असल में गाय की थी और बाल चूहे के थे। लिंकन ने अपना पूरा ध्यान क्राइम सीन से मिले नए सबूतों पर लगा दिया। वहां मिले लकड़ी के टुकड़े से खुरची हुई मिट्टी की जांच से पता चला कि उसमें एक खास तरह का कार्बन है जो पुरानी गोबर की खाद में पाया जाता है। इसके बाद लिंकन ने चूहे के बालों की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ध्यान दिया। ये किसी आम चूहे के बाल नहीं थे, बल्कि उस प्रजाति के थे जो अक्सर बेहद सीलन भरी, अंधेरी और सड़े हुए मांस वाली जगहों पर ही होते हैं। इससे ये साफ इशारा मिल गया कि कातिल का अगला ठिकाना कोई कसाई खाना है। अमेलिया ने तुरंत बिल्डिंग रिकॉर्ड खंगाले तो शहर में 3 बंद पड़े कसाई खाने की लोकेशन मिली। लिंकन ने जब पिछले दोनों क्राइम सीन को एक साथ लिंक किया तो उसने एक खास पैटर्न नोटिस किया। उसने पाया कि पिछले दोनों शिकार एलन और मिसेस रूबीन की लाश उन्हें जमीन के नीचे मिली थी। अमेलिया द्वारा बताए गए उन तीनों कसाई खानों में से सिर्फ तीसरा कसाई खाना ही ऐसा था जो ग्रीनविच में जमीन के नीचे बना हुआ था। अंडरग्राउंड लोकेशन और कातिल का पैटर्न बिल्कुल मैच हो रहे थे। यह समझते ही लिंकन ने बिना एक भी पल गवाए अमेलिया को पुलिस फोर्स के साथ तुरंत उस जगह पर पहुंचने का आदेश दिया। लोकेशन पर पहुंचते ही लिंकन ने पॉली से कहा कि इस बार भी सबसे पहले अमेलिया को ही अकेले भेजें। पॉली ने बाकी पुलिस टीम और इमरजेंसी सर्विस यूनिट को बाहर ही रोक लिया ताकि क्राइम सीन पर किसी और के जूतों के निशान न पड़े और सबूत महफूज रहे। अमेलिया सीढ़ियों से होते हुए उस अंधेरे तहखाने में उतरी। वो अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने रोशनी उस तरफ घुमाई तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गई। वो अगवा किया गया स्टूडेंट वही था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कातिल ने बेरहमी से उसके पैर की हड्डियां गहराई से काट दी थी ताकि खून की गंध से खूंखार चूहे वहां खिंचे चले आए। दर्जनों चूहे उस मृत शरीर को बुरी तरह नोच रहे थे। उसने चूहों को भगाने के लिए गोली चलाई। गोली की आवाज सुन पॉली और बाकी टीम फौरन अंदर आ गए। इस बार अमेलिया ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा ताकि वो बारीकी से क्राइम सीन की जांच कर सके। जल्द ही अमेलिया को वहां कातिल के छोड़े गए नए सुराग मिल गए। एक पुराना कागज का टुकड़ा, ठीक पिछले 2 कागजों जैसा, और एक पुरानी माचिस की डिब्बी। अमेलिया ने दोनों सुराग बैग में रख लिए, लेकिन तभी
पुलिस कैप्टन चेनी गुस्से में आग बबूला होता हुआ वहां धमका। बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था और एक और मौत होने की वजह से चेनी पुलिस की बदनामी से डरा हुआ था। उसने आते ही ऐलान कर दिया कि अब से लिंकन राइम इस केस पर काम नहीं करेगा और केस का कंट्रोल उसने खुद ले लिया। उसने फॉरेंसिक टीम को तुरंत लिंकन का घर खाली करने का आदेश दिया और गुस्से में अमेलिया से सारे सबूत छीन लिए। उधर चेनी के आदेश पर लिंकन के घर से पुलिस का पूरा फॉरेंसिक सेटअप हटाया जा रहा था। जब एडी वहां से जा रहा था तो लिंकन ने हार न मानते उसे गुपचुप तरीके से काम सौंपा। उसने एडी से कहा कि वो पिछले 1 साल के ऐसे मर्डर रिकॉर्ड चेक करे जिनमें शिकार को इसी पैटर्न से मारा गया हो। दूसरी तरफ लैब में चेनी की टीम को उस माचिस की डिब्बी पर बिल्कुल एक साफ फिंगरप्रिंट मिल गया। जब फिंगरप्रिंट को डेटाबेस में चेक किया गया तो वो एक हिंसक रिकॉर्ड वाले पुराने क्रिमिनल का निकला जिसके पास टैक्सी का लाइसेंस भी था। चेनी को लगा कि उसने केस सुलझा लिया है। वो तुरंत इमरजेंसी सर्विस यूनिट के साथ उस टैक्सी ड्राइवर के घर पर रेड मारने पहुंच गया। लेकिन जब पुलिस बंदूक के ताने उसके घर में घुसी तो अंदर का नजारा देखकर चेनी के होश उड़ गए। वहां कोई कातिल नहीं था बल्कि वो टैक्सी ड्राइवर खुद मरा पड़ा था। कातिल ने पुलिस के साथ एक बहुत बड़ा दिमागी खेल खेला था। उसने बड़ी ही चालाकी से उस टैक्सी ड्राइवर को फंसाकर उसे अपना चौथा शिकार बना लिया था और जानबूझकर माचिस पर उसका फिंगरप्रिंट छोड़ दिया था ताकि पुलिस गुमराह हो सके। चेनी का घमंड चूर चूर हो गया और वो खूंखार कातिल पुलिस से फिर एक कदम आगे निकल चुका था। अमेलिया वापस लिंकन के घर पहुंची। उसने अपनी जैकेट से एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये वही तीसरा कागज था जो उसे कसाई खाने वाले क्राइम सीन से मिला था। उसने पुलिस की परवाह किए बिना उस सबूत को चेनी के डेस्क से उठा लिया था ताकि लिंकन उसकी जांच कर सके। अमेलिया ने बताया कि इस कागज में से एक बहुत ही अजीब सी महक आ रही थी। लिंकन ने भी उसे सूंघा और अंदाजा लगाया कि शायद केरोसिन या ऐसी ही किसी चीज की महक है। तभी एडी की तरफ से एक पार्सल आया। वो पिछले 1 साल में हुए 4 अनसुलझे मर्डर केसेस की रिपोर्ट थी। लिंकन ने तस्वीरों को जूम करके देखा और पाया कि उन चारों शिकारों के शरीर पर बिल्कुल वैसे ही कट के निशान थे जैसे एलन, मिसेस रूबिन और उस स्टूडेंट के शरीर पर मिले थे। ये देखकर लिंकन समझ गया कि ये वही कातिल है। उसने कहा, यह कातिल पिछले 1 साल से पुलिस को सुराग देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैप्टन चेनी की नाकामी की वजह से पुलिस कभी उस कड़ियों को जोड़ ही नहीं पाई। अचानक बात करते करते लिंकन का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। मॉनिटर तेजी से बीप करने लगा। उसे डिस्फ्लेक्सिया का एक बेहद खतरनाक दौरा पड़ा था। थेल्मा तुरंत भागी हुई आई और उसने लिंकन का ब्लड प्रेशर चेक किया जो खतरे के निशान से बहुत ऊपर यानी 125 के पार जा चुका था। उसने तुरंत लिंकन को दवाई दी और उसकी सांसें सामान्य करने की कोशिश में जुट गई। ये नजारा देखकर अमेलिया बुरी तरह घबरा गई। कुछ देर बाद जब लिंकन की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो अमेलिया ने घबराहट में थेल्मा से पूछा, ये बच तो जाएगा ना? थेल्मा ने उसे बताया कि लिंकन ने अपनी जिंदगी खत्म करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त को उसे इच्छा मृत्यु देने के लिए तैयार कर लिया है। अमेलिया ये सुनकर हैरान रह गई। उधर कातिल ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था। वो एक बूढ़े आदमी और उसकी पोती को अपनी टैक्सी में बिठाकर अपने अगले ठिकाने की तरफ निकल चुका था। तभी रास्ते में एक पुलिस वाले ने उसकी टैक्सी को रुकने का इशारा किया। उसने गाड़ी के पेपर्स मांगे पर पेपर्स देने की बजाय कातिल ने अचानक पुलिस वाले को गोली मार दी और बूढ़े आदमी और उसकी पोती को लेकर वहां से भाग निकला। उधर लिंकन के घर में अमेलिया ने उसे बताया कि उसे उसकी इच्छा मृत्यु की योजना के बारे में सब पता है। लिंकन ने इस विषय पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। अमेलिया ने गहरी निराशा जताते हुए कहा कि उसे लिंकन जैसे होनहार इंसान से इतनी आसानी से हार मान लेने की उम्मीद नहीं थी। तभी वहां थेल्मा आ गई। उसने बताया कि कैप्टन चेनी वारंट लेकर वापस आने की धमकी दे गया है। इसी बीच फोन की घंटी बजी। लाइन पर पॉली था। उसने बताया कि एक टैक्सी वाले ने एक पुलिस वाले का कत्ल कर दिया है। साथ एक अनजान शख्स ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसने उस टैक्सी को तेजी से भागते हुए देखा है जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची बैठी थी। लिंकन तुरंत समझ गया कि पुलिस को फोन करने वाला वो अनजान शख्स कोई और नहीं
बल्कि खुद कातिल ही था। कातिल ने जानबूझकर पुलिस को यह जानकारी दी थी ताकि खेल उसके हिसाब से आगे बढ़ सके। ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए कि इस बार उस खूंखार कातिल के चंगुल में एक मासूम बच्ची और एक बूढ़ा आदमी है। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। लिंकन तुरंत समझ गया कि कातिल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्राइम सीन से मिले उन सबूतों को जल्द से जल्द डिकोड करना। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अब तक मिले कागज के उन टुकड़ों को एक साथ स्कैन किया। उसने थेल्मा से कहा कि वो पहेलियां सुलझाने में माहिर है, इसलिए वो बताया कि उसे इन टुकड़ों में क्या नजर आ रहा है। थेल्मा ने ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखा और सुझाव दिया कि अगर छोटे टुकड़े को थोड़ा नीचे खिसकाकर बड़े टुकड़े को घुमाया जाए तो वो किसी इंसानी चेहरे जैसा लगता है। लिंकन ने जब सिस्टम पर उन टुकड़ों को आपस में जोड़ा और तस्वीर को साफ करके देखा तो सच में एक औरत का चेहरा उभर आया। लिंकन ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि यह कोई आम तस्वीर नहीं बल्कि 19वीं सदी के एक पुराने पब्लिशर का लोगो है। सुराग डिकोड होते ही अमीलिया तुरंत शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी पहुंची। बहुत ढूंढने के बाद उसे उस पब्लिशर की एक बेहद पुरानी किताब मिली जिसका नाम था द बोन कलेक्टर। जब अमीलिया ने उस किताब के पन्ने पलटे तो उसके होश उड़ गए। उस किताब में बिल्कुल वैसी ही हत्याओं की कहानियां लिखी थी जैसी शहर में कातिल कर रहा था। यहां तक कि क्राइम सीन पर छोड़े गए सभी सुराग जैसे लोहे के नट, रेत, पेपर के टुकड़े, सब कातिल हूबहू इसी किताब की कहानियों के आधार पर कर रहा था। अमीलिया ने जल्दी से किताब का अगला चैप्टर खोला। उस चैप्टर की कहानी में एक बूढ़े आदमी और एक छोटी बच्ची को समंदर के पानी के ठीक ऊपर एक रस्सी से लटकते हुए दिखाया गया था। कातिल का अगला खौफनाक मंसूबा अब पूरी तरह उनके सामने था। उसने तुरंत इसकी खबर पुलिस टीम को दी और लिंकन को कॉल करके इसके बारे में बताया। लिंकन ने कागज के टुकड़े से आ रही उस केरोसिन की महक और किताब की कहानी को एक साथ जोड़ा। उसका तेज दिमाग तुरंत एक नतीजे पर पहुंचा। यह केरोसिन की महक असल में स्टेटन आइलैंड पर मौजूद एक बहुत पुराने और वीरान बोट रिफ्यूलिंग स्टेशन की थी। लिंकन समझ गया कि कातिल ने उन दोनों को वहीं बांध रखा है और समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने से पहले उन्हें बचाना होगा। खबर मिलते ही पुलिस टीम अपनी बोट और हेलीकॉप्टर से स्टेटन आइलैंड का चप्पा चप्पा छानने लगे। अमीलिया बिना वक्त गवाए स्टेटन आइलैंड के उस पुराने रिफ्यूलिंग स्टेशन पर जा पहुंची। वहां एक किनारे अंधेरे में उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी और बच्ची पानी के बीच लकड़ी के खंभों से बंधे हुए थे। पानी का स्तर उनके ऊपर तक आ चुका था। अमीलिया ने तुरंत अपनी टॉर्च से गश्त लगा रही पुलिस की नावों और हेलीकॉप्टर को इशारा किया और समुद्र में कूद गई। रेस्क्यू टीम ने भी फौरन पानी में छलांग लगाई और दोनों को बाहर निकाला। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। उस मासूम बच्ची के दादा की पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। मेडिकल टीम ने बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे लगातार सीपीआर दिया गया। धड़कनें थमी हुई थीं, लेकिन कुछ पलों की खौफनाक खामोशी के बाद अचानक उस बच्ची ने पानी उगलते हुए गहरी सांस ली। वो जिंदा थी। अमीलिया ने रेडियो पर यह खबर लिंकन को दी। बच्ची के बचने की खबर सुनकर लिंकन काफी खुश हुआ। बच्ची की जान बचने के बाद लिंकन ने रेडियो पर अमीलिया से कहा कि वो क्राइम सीन के पास कातिल के छोड़े गए नए सुराग ढूंढे। जल्दी अमीलिया को वहां सबूतों का एक नया सेट मिल गया। एक पुराना नक्शा, एक हड्डी का टुकड़ा और एक लोहे का बैज जिस पर पीडी यानी पुलिस डिपार्टमेंट छपा था। लिंकन तुरंत समझ गया कि इस बार कातिल का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। थेल्मा और लिंकन ने जब उस नक्शे को डिकोड किया तो पता चला कि वो न्यूयॉर्क के पुराने और बंद हो चुके सबवे स्टेशनों का नक्शा है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वहां कैप्टन चेनी आ धमका। उसने गुस्से में अमीलिया के हाथ से रेडियो छीन लिया और लिंकन पर बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद उसने अपने पुलिस वालों को आदेश दिया कि अमीलिया को सबूत चुराने के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही चेनी ने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। अमीलिया वहां थी ही नहीं। वो पुलिस को चकमा देकर उस खूंखार कातिल को पकड़ने के लिए वहां से चुपचाप निकल चुकी थी। चेनी को चकमा देकर अमीलिया सीधे उस पुराने और वीरान सबवे टनल में घुस चुकी थी। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी जिस पर सिर्फ एक ही इंसान के जूतों के ताजा निशान दिख रहे थे। अमीलिया ने रेडियो पर लिंकन से बात करने की कोशिश की, लेकिन जमीन के इतना नीचे होने की वजह से नेटवर्क
कट गया और लिंकन से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। वो जूतों के निशानों का पीछा करते हुए टनल में आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर एक नंबर पर पड़ी। वो नंबर था 78499। अमेलिया उन नंबरों को देखकर उलझ गई। 78499, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो खुद से बड़बड़ाने लगी। उसे लिंकन की मदद चाहिए थी, लेकिन रेडियो बंद था। तभी अचानक उसके दिमाग में कड़ियां जुड़ने लगी और डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई आम नंबर नहीं था, बल्कि लिंकन का ही पुलिस बैज नंबर था। उस पुलिस डिपार्टमेंट वाले सुराग का मतलब अब पूरी तरह साफ था। कातिल का अगला निशाना खुद लिंकन था। उधर लिंकन के घर की डोरबेल बजी। जब थेल्मा ने दरवाजा खोला तो सामने मेडिकल टेक्नीशियन रिचर्ड खड़ा था। इससे पहले कि थेल्मा कुछ समझ पाती, रिचर्ड ने अचानक एक तेज धार वाले चाकू से थेल्मा के पेट पर वार कर दिया, जिससे वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। पास ही पुलिस कैप्टन चीनी की भी लाश पड़ी थी, जो रिचर्ड से पहले वारंट लेकर लिंकन के घर आया था और रिचर्ड का शिकार बन गया। इसके बाद रिचर्ड सीधा लिंकन के कमरे में दाखिल हुआ। रिचर्ड को वहां देखकर लिंकन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस समय उसके वहां आने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी रिचर्ड के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान तैर गई और उसने लिंकन के करीब आकर अपना सबसे खौफनाक राज खोल दिया। उसने बताया कि वो कोई मेडिकल टेक्नीशियन नहीं, बल्कि असल में मार्कस एंड्रयूज है, सिरेक्यूज शहर का एक पूर्व फॉरेंसिक पुलिस ऑफिसर। लिंकन को याद आया कि मार्कस वही पुलिस अफसर था जो क्राइम सीन पर झूठे सबूत प्लांट करता था। लिंकन ने कहा, तुम्हारी इसी घिनौनी हरकत की वजह से 6 बेगुनाह लोगों को जेल हो गई थी, जिनमें से एक ने तो तंग आकर सुसाइड तक कर लिया था। लेकिन मार्कस ने इस बात से इनकार करते हुए गुस्से में कहा, वे लोग अपराधी थे, लेकिन सच यही था कि वे 6 मासूम लोग बेगुनाह थे। उनको न्याय दिलाने के लिए लिंकन ने एक एक्सपर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई। लिंकन ने जब उन सबूतों की बारीकी से जांच की तो पता चला कि क्राइम सीन पर मिले खून के सुराग नेचुरल नहीं थे, बल्कि उन्हें जानबूझकर प्लांट किया गया था। लिंकन के इस रिपोर्ट से मार्कस का काला चिट्ठा सबके सामने आ गया और उसको 6 साल की जेल हो गई। जेल में एक पुलिस वाला होने की वजह से खूंखार कैदियों ने हर दिन उसका बेरहमी से टॉर्चर किया और उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। मार्कस के अंदर नफरत की आग भरी हुई थी। उसने ठान लिया था कि वो लिंकन से बदला लेकर रहेगा। मार्कस जानता था कि लिंकन शहर का सबसे बेहतरीन फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, इसलिए वो उसके दिमाग, उसकी काबिलियत और उसकी हिम्मत को पूरी तरह हराकर उसे तड़पाना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे जेल में मार्कस की खुद की जिंदगी नर्क बन गई थी। सबसे पहले उसने बेरहमी से लिंकन की वो इकलौती उंगली तोड़ दी जिससे वो अपना कंप्यूटर चलाता था। इसके बाद उसने लिंकन के सारे मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटा दिए, जिससे लिंकन की सांसें उखड़ने लगी और उसे भयंकर तकलीफ होने लगी। मार्कस ने अपनी हैवानियत दिखाते हुए लिंकन का बेड नीचे करना शुरू किया ताकि वे आसानी से उस पर चाकू से वार कर सके। तभी लिंकन ने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने बेड की सेटिंग को कंट्रोल कर बेड को झटके से नीचे कर दिया, जिससे मार्कस का हाथ उसके भारी बेड के नीचे दब गया। मार्कस गुस्से से पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ बाहर निकाला और लिंकन को बेड से नीचे जमीन पर खींच लिया। जैसे ही मार्कस लिंकन को मारने के लिए झुका, लिंकन ने एक जंगली जानवर की तरह मार्कस की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसे बुरी तरह काट लिया। खून से लथपथ मार्कस तड़प कर पीछे हट गया। उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और लिंकन का काम तमाम करने के लिए जैसे ही अपना चाकू उठाया, तभी अचानक कमरे में एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंज उठी। वहां दरवाजे पर अमीलिया खड़ी थी। उसने ऐन मौके पर मार्कस पर गोली चला दी थी और लिंकन की जान बचा ली थी। मार्कस वहीं तड़प कर मर गया और इस तरह एक खौफनाक कातिल का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ समय बीत गया और कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आया। लिंकन और अमीलिया अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। लिंकन का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। अमीलिया के साथ ने उसके अंदर जीने की एक नई उम्मीद जगा दी थी, जिसके बाद उसने अपनी इच्छा मृत्यु का फैसला हमेशा के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।